स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। देश को जाने कतर। वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो किसी समय में एक गरीब और ब्रिटिश संरक्षित राज्य के रूप में जाना जाता था। इस देश ने 1971 में स्वतंत्रता प्राप्त की और अपनी भूमि पर तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार के कारण दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बन गया। इसके साथ ही ये देश प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यानी कि निर्यातक भी है। हम बात कर रहे हैं कतर की। कतर वेस्टर्न एशिया का एक देश है जो पर्शियन गल्फ के वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित एक इंडिपेंडेंट एमिरेट के रूप में जाना जाता है। इसका ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कतर है। 11,581 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ ये देश एक छोटे कतर पेनिनसुला को कवर करता है। इसके साथ ही देश की 80% से अधिक पॉपुलेशन के साथ दोहा यहां की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। कतारी रियाल्स यहां की करेंसी है। इस्लाम कतर का प्रमुख धर्म है और अरबिक ऑफिशियल लैंग्वेज है। आइए आज कतर को जानते हैं थोड़े विस्तार से। जियोग्राफी ऑफ कतर। कतर देश 24 डिग्री और 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 50 डिग्री और 52 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच स्थित है। यहां का अधिकांश क्षेत्र एक फ्लैट लो लाइंग डेजर्ट है जो पूर्व से मध्य तक लाइमस्टोन प्लेटो के रूप में फैला हुआ है। यह सदर्न रीजन में सऊदी अरेबिया के साथ एकमात्र लैंड बाउंड्री शेयर करता है और इसका शेष क्षेत्र पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है। गल्फ ऑफ बहरीन, जो कि पर्शियन गल्फ का एक इनलेट है, बहरीन को कतर से सेपरेट करती है। यहां की कोस्ट लाइन लगभग 700 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और राजधानी दोहा सेंट्रल ईस्ट कोस्ट पर स्थित है। इसके साथ ही तट के किनारे कई फ्लैट और लो लाइंग ऑफशोर आइलैंड्स और उनके साथ कोरल रीफ्स मौजूद हैं। कतर से संबंधित आइलैंड्स में हलूल सबसे महत्वपूर्ण आइलैंड है। दोहा से लगभग 90 किलोमीटर ईस्ट में यह द्वीप ऑफशोर फील्ड्स के ऑयल डिपॉजिट्स के लिए स्टोरेज एरिया और लोडिंग टर्मिनल के रूप में कार्य करता है। लो लाइंग सॉल्ट वाटर के संपर्क में आने के कारण यहां के कोस्ट के पास कई सॉल्ट फ्लैट्स देखने को मिलते हैं। इन सॉल्ट फ्लैट्स को स्थानीय रूप से सबखस कहा जाता है। मैसाइद एरिया से लेकर पर्शियन गल्फ के एक इनलेट खार अल उदायद रीजन तक का कोस्टल एरिया विशेष रूप से सबखास में समृद्ध है। दुखन सबखा नाम से जाना जाने वाला एक सबखा इकोसिस्टम कतर के वेस्टर्न एरिया में दुखन क्षेत्र में पाया जाता है। लगभग 20 किलोमीटर लंबा और 73 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ ये सबखा पर्शियन गल्फ में मौजूद सबसे बड़ा इनलेट सबखा है। इसके साथ ही साउथ ईस्ट एरिया खार अल उदायद के आसपास बड़े पैमाने पर सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। पहाड़ी श्रृंखला जिन्हें जेबेल्स कहा जाता है, वेस्ट में दुखन क्षेत्र के पास और नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर फुआयरित में पाई जाती है। जेबेल दुखन में 103 मीटर की ऊंचाई के साथ कुरायन अबू अल बाउल कतर का हाईएस्ट पॉइंट है। इसके साथ ही जेबेल नक्श 90 मीटर की ऊंचाई के साथ दुखन के दक्षिण भाग में एक उल्लेखनीय माउंटेन रिज है जिसमें जिप्सम मिनरल्स के डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं। जेबेल दुखन क्षेत्र में कतर के मेन ऑनशोर ऑयल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं जबकि नेचुरल गैस डिपॉजिट्स ऑफशोर एरियाज में स्थित हैं। अगर हम कतर के क्लाइमेट की बात करें तो यहां जून से सितंबर तक हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है जिसमें दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस जितना अधिक हो जाता है। बसंत और पतझड़ के महीने यानी कि अप्रैल, मई, अक्टूबर और नवंबर टेम्परेट होते हैं जिसमें एवरेज टेम्परेचर लगभग 17 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में हालांकि ठंड होती है, 100 mm की एनुअल एवरेज रेनफॉल के साथ इस क्षेत्र में वर्षा की कमी देखने को मिलती है और ये वर्षा सर्दियों के महीनों तक ही सीमित रहती है। इसके साथ ही देश में अंडरग्राउंड वाटर काफी सीमित है। अधिकांश पानी में मिनरल कंटेंट की मात्रा इतनी अधिक होती है कि ये पीने या सिंचाई योग्य नहीं होता। हालांकि अभी डीसैलिनाइजेशन टेक्निक की हेल्प से अंडरग्राउंड सोर्सेज से पानी उपलब्ध कराया जाने लगा है। दोस्तों, वैसे तो देश के अधिकांश हिस्से में सैंड डेजर्ट्स हैं, लेकिन एक छोटे से हिस्से में विभिन्न वनस्पति यानी कि वेजिटेशन क्षेत्र पाए जाते हैं। इन रीजन्स में पेड़ और झाड़ियां जैसे कि
टैमरिंड यानी कि इमली और मेस यानी कि जावित्री जैसे वनस्पति मिलते हैं। ये क्षेत्र ज्यादातर ईस्ट में कोस्ट के पास मौजूद है। किसी भी क्षेत्र में वेजिटेशन का मिलना वहां पर पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। कुछ भौगोलिक विशेषताएं इस पानी की कमी को आंशिक रूप से कम करती हैं, जैसे कि राउदास, जो मिट्टी की सतह पर पाए जाने वाले लार्ज डिप्रेशंस होते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज में सहायता मिलती है। सदर्न रीजन में वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादातर राउडास और वादियों यानी कि वैलीज में केंद्रित रहती हैं। विचेलिया टोटेलिस प्रजाति के पेड़ देश में प्रसिद्ध हैं, जिसे लोकली समर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कतर में मैमल्स की लगभग 21 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। अरेबियन ऑरिक्स और अरेबियन गजेल जैसे बड़े टेरेस्ट्रियल मैमल्स यहां के प्रोटेक्टेड एनिमल्स में शामिल हैं। अरेबियन ऑरिक्स कतर के नेशनल एनिमल के रूप में जाना जाता है और अरेबियन गजेल कतर की एकमात्र नेटिव गजेल प्रजाति है, जिसे स्थानीय रूप से रीम कहा जाता है। इसके साथ ही ये देश समुद्री जीवों से भी समृद्ध है। कतर में सी टर्टल्स के दो सबसे महत्वपूर्ण हैबिटेट के रूप में फुवायरित और रस लफान रीजन प्रसिद्ध हैं। फैल्कन यहां का ऑफिशियल नेशनल बर्ड है, जिसे आमतौर पर हंटिंग डॉग ऑफ स्काइज भी कहा जाता है। दोस्तों, कतर कई रूप में एक आधुनिक रचना है। हालांकि सदियों पुराने ऐतिहासिक साक्ष्य इस भूमि पर निवास का प्रमाण देते हैं। आइए देखते हैं कतर के इतिहास से जुड़ी कुछ बातें। हिस्ट्री ऑफ कतर। कतर में ह्यूमन सेटलमेंट का पहला प्रमाण छोटे खेत, पत्थर के औजार और सजे हुए मिट्टी के बर्तनों के रूप में 6000 से 5000 बीसी के आसपास से मिलती हैं। ये बस्तियां उबैद काल के रूप में जानी जाती हैं, जिसका नाम सदर्न मेसोपोटामिया में उस जगह के नाम पर रखा गया है जहां पहली बार इस प्रकार के पेंटेड मिट्टी के बर्तनों की खोज की गई थी। ये प्रमाण बताता है कि इन शुरुआती बसने वालों का उस क्षेत्र से संबंध था जो आज इराक के रूप में जाना जाता है। हालांकि गल्फ में कई ब्रॉन्ज एज साइट्स हैं, जिनमें कुछ अवशेष कतर में पाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्थल कतर के पश्चिम तट पर अलखोर क्षेत्र के साथ साथ दुखान क्षेत्र के रसब्रूक पेनिनसुला में केंद्रित है। कतर के पश्चिमी तट पर ही 300 बीसीई से 300 सीई के बीच 5000 से अधिक स्टोन बैरियल्स आयरन एज के स्थलों और साक्ष्यों में शामिल हैं। इसके बाद इस क्षेत्र में इस्लामिक रूल हुआ करता था। इस्लामिक रूल के उमायद काल के दौरान 7th और 8th सेंचुरी के बीच कतर कैमल और हॉर्स ब्रीडिंग का एक अहम केंद्र बन गया। इसके बाद 8th से 13th सेंचुरी तक अब्बासीद्स के शासनकाल में यहां पर्ल इंडस्ट्री का विकास हुआ। लेकिन 10th और 15th सेंचुरी के बीच गल्फ रीजन के इतिहास पर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस अवधि के दो आर्कियोलॉजिकल साइट्स रुवायदा और फ्रेया में स्थित थे और 18th सेंचुरी तक बसे हुए थे। 1497 में पोर्चुगीज खोजकर्ता वास्को ड गामा की केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत की यात्रा ने एक यूरोपियन समुद्री मार्ग की स्थापना कर दी। इस कारण यूरोपियंस को पहली बार गल्फ रीजन में स्थायी व्यापार स्थापित करने का रास्ता मिला। 16th और 17th सेंचुरी के दौरान ऑटोमन्स, सफाविड्स और पोर्चुगीज के बीच आधुनिक कतर के क्षेत्र में शासन के लिए आपस में जंग चलती रही। कतर को शामिल करने वाली शुरुआती मैप्स में जियोग्राफर टॉलमी द्वारा एक मानचित्र बनाया गया था, जिसमें कतर को एक फोर्ट यानी कि किले के रूप में दर्शाया गया था। पोर्चुगीज यात्रियों ने भी 1580 से 1590 के दशक के दौरान कतर का उल्लेख अपनी कृतियों में किया था और 1596 के लुइस लजारो वर्ल्ड एटलस में भी इसे किले के रूप में दर्शाया था। 18वीं शताब्दी के अंत तक सेटलमेंट्स का एक विस्तृत नेटवर्क था, विशेष रूप से कतर के उत्तरी तट पर। इस सेंचुरी में पोर्चुगीज आबादी धीरे धीरे कम होती गई और नेदरलैंड्स, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारियों का इस क्षेत्र में आगमन होने लगा। ये सभी राष्ट्र आपस में प्रतिद्वंद्वी के रूप में प्रकट हुए और 19th सेंचुरी की शुरुआत तक यहां ब्रिटिश का एकाधिकार हो गया और इस तरह कतर के आधुनिक इतिहास की नींव पड़ी। इस क्षेत्र के ट्राइबल निवासी कई सालों से ऑटोमन रूल के अगेंस्ट थे और साल 1913 में एंग्लो ऑटोमन कन्वेंशन के तहत ऑटोमन एम्पायर और यूनाइटेड किंगडम की सरकार के बीच समझौता हुआ, जिसने कुवैत, कतर, बहरीन इत्यादि क्षेत्रों के संबंध में ऑटोमन के अधिकारों को कम कर दिया।
दोस्तों, 1916 में ब्रिटिश ने कतर के नेता के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया, जो अन्य गल्फ देशों के साथ पहले के समझौते से मेल खाते थे। इस संधि के तहत ब्रिटिश ने कतर को अपने ट्रूशियल स्टेट्स में शामिल कर लिया और इसके अनुसार ब्रिटिश इस क्षेत्र को विदेशी व्यापारियों के आक्रमण से सुरक्षा देंगे और इसके बदले में ट्रूशियल स्टेट्स न तो यूके से अलग हो सकते थे और न ही इसकी सहमति के बिना किसी विदेशी सरकार के साथ संबंध बना सकते थे। इस क्षेत्र में ऑयल रिजर्व्स पहली बार 1939 में खोजे गए थे। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसके एक्सप्लॉयटेशन और डेवलपमेंट में देरी हुई। युद्ध के बाद 1949 में तेल का निर्यात शुरू हुआ और इस प्रकार तेल कतर के रेवेन्यू का एक मेन सोर्स बनने लगा। इसके साथ ही इस दौरान यहां की पर्ल इंडस्ट्री में गिरावट देखने को मिली। तेल की खोज के बाद पूरे गल्फ रीजन में बदलती परिस्थिति को देखते हुए 1968 में ब्रिटिश ने गल्फ छोड़ने के अपने इरादे की घोषणा की। कतर ने अपने पड़ोसी शेखडम्स, जो कि वर्तमान में यूएई और बहरेन के रूप में जाने जाते हैं, उनके साथ बातचीत के बाद 3 सितंबर 1971 को स्वतंत्रता की घोषणा की और इसके साथ ही ब्रिटेन के साथ पहले के समझौते को दोस्ती की संधि में बदल दिया गया। उसी साल कतर अरब लीग और यूनाइटेड नेशंस का सदस्य भी बना। इसके साथ ही कतर 1981 में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के एक संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ, जिसका गठन गल्फ क्षेत्र में इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के इरादे से हुआ था। तो दोस्तों, कतर के इतिहास और स्वतंत्रता की इस झलक के बाद आइए देखते हैं इस देश के राजनीतिक व्यवस्था को। पॉलिटी ऑफ कतर। कतर की राजनीतिक प्रणाली एक सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की है, जिसमें अमीर हेड ऑफ स्टेट और चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स अमीर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कतर पर अल थानी के वंशानुगत अमीर का शासन है। वर्तमान अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी है। इसके साथ ही वर्तमान प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी हैं। दोस्तों, कंसल्टेटिव असेंबली कतर स्टेट का लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में जाना जाता है। इस असेंबली में कुल 45 सदस्य होते हैं, जिसमें 30 इलेक्टेड सदस्य होते हैं और 15 अमीर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 2003 के कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम द्वारा इस फ्रेमवर्क को मंजूरी के बाद भी जनरल इलेक्शंस समय पर नहीं हुए और अंततः अक्टूबर 2021 में कतर में पहला आम चुनाव हुआ। इसके साथ ही देश में कानून द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को प्रभावित किया गया है। शरिया कानून कतर के संविधान के अनुसार कतारी कानून का मुख्य स्रोत है। शरिया कानून फैमिली लॉ, इनहेरिटेंस और कई क्रिमिनल एक्ट्स पर लागू होता है। इसके अलावा देश में कोडिफाइड फैमिली लॉ 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की के साथ कतर एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है। देश अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को सुरक्षित करने और रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त करने के लिए रीजनल बैलेंसिंग पर फोकस करता है। 2000 के दशक में कतर एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा और यहां की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार जीडीपी द्वारा मापी गई देश की आर्थिक वृद्धि इस दशक के दौरान दुनिया में सबसे तेज थी। आइए एक नजर डालते हैं कतर की इकोनॉमी पर। इकोनॉमी ऑफ कतर। तेल की खोज से पहले कतर की अर्थव्यवस्था फिशिंग, पर्ल हंटिंग और कुछ छोटे स्तर के व्यापार पर केंद्रित थी। 1920 और 1930 के दशक में विश्व बाजार में जापानीज कल्चर्ड पर्ल की शुरुआत होने के बाद कतर का मोती उद्योग समाप्त होने लगा। इसके बाद 1939 और 1940 में दोखान फील्ड में तेल की खोज हुई और इसी खोज ने कतर की इकोनॉमी को बदल कर रख दिया। आज इसके रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बिक्री से ही आता है और देश के टोटल रेवेन्यू का 70% से अधिक, जीडीपी का लगभग 60% और एक्सपोर्ट अर्निंग्स का लगभग 85% हिस्से के साथ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कतर की अर्थव्यवस्था के आधारशिला हैं। यहां पर पर्सनल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता, ना ही कोई जनरल सेल्स टैक्स है, लेकिन यहां काम कर रहे विदेशी कॉरपोरेशंस 10% कॉरपोरेट टैक्स रेट के अधीन है। इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए और ऑयल डिपेंडेंसी को कम करने के लिए
सरकार ने इंडस्ट्री को अर्थव्यवस्था के एक अहम हिस्से के रूप में विकसित किया है। कतर स्टील और कतर प्राइमरी मटेरियल कंपनी के माध्यम से स्टील और दूसरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के साथ साथ पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर सप्लाई इंडस्ट्रियल बेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्शियन गल्फ क्षेत्र में विकास होने के साथ साथ पिछले कुछ वर्षों में कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की मांग में बड़ी वृद्धि देखी गई है। इन सबके साथ साथ सरकार ने इंटरेस्ट फ्री लोन देकर फिशिंग और एग्रीकल्चर क्षेत्र को मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया है। हालांकि जीडीपी में फूड प्रोडक्शन का हिस्सा काफी छोटा है। उपजाऊ भूमि और पानी की कमी इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर सेक्टर पर गंभीर प्रतिबंध लगाती है। इसी कारण देश के फूड डिमांड का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट के माध्यम से पूरा किया जाता है। अगर हम कतर के इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनमें मशीनरी और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, एनिमल्स और फूड मुख्य रूप से शामिल हैं। यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान और यूएई कतर के टॉप इंपोर्ट सोर्सेज हैं। वहीं दूसरी ओर लिक्विफाइड नेचुरल गैस, क्रूड पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम कतर के टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स और साउथ कोरिया, जापान, चाइना और इंडिया टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में शामिल हैं। देश की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के प्रयास में सरकार ने टूरिज्म सेक्टर को भी विकसित करने की योजना बनाई। हालांकि टूरिज्म कतर की इकोनॉमी का रिलेटिवली छोटा कंपोनेंट है। इस प्रकार व्यापार और निवेश के माध्यम से ग्लोबल कॉमर्स के लिए ओपननेस बनाए रखना कतर की कंपेटिटिवनेस को मजबूत बनाता है। कतर का इकोनॉमिक फ्रीडम स्कोर 67.7 है और 2022 के इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में दुनिया भर में 44th रैंक पर स्थित है। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन के 14 देशों में तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में ये 42nd स्थान पर है, जो अरब रीजन में तीसरा उच्चतम स्थान है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कतर को। चल रहे 2022 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कतर द्वारा ही की जा रही है। इस आयोजन की मेजबानी करने वाला ये पहला मिडिल ईस्ट और अरब देश बन चुका है। क्या आप भी कतर के बारे में कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं? अगर हां, तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।